पूरा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसमें, बहुत ही मत्थापच्ची जिसे बोलते हैं वो सब है। बहुत रूल्स हो गए हैं, लोगों को लगता है कि 3 साल होते ही सरकार फंड देने लगती है, बट सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ऐसे फंड नहीं देती है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एनजीओ आप सोशल वर्क क्यों करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है कि लोगों की हेल्प करना। सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन का आंसर समझना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको एनजीओ स्टार्ट करना। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है और एक मैं संस्था चलाती हूँ, सोशल वर्कर हूँ। संस्था का नाम है आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये 10 साल पुरानी संस्था है। इसमें हम जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं, सड़कों पर जो बच्चे भीख मांगते हैं, कूड़ा उठाते हैं, या जो बच्चे नॉर्मल बच्चे भी जो स्कूल्स में जाते हैं, उन बच्चों का फ्री एजुकेशन। मेरे कुछ सवाल हैं संस्था से जुड़े हुए, आप उनका आंसर करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे सवाल कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन मैं आपके सभी सवालों के आंसर। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल लोगों के ही हैं जो आपको जानते हैं और संस्था को जानते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि संस्था में कितने बच्चे हैं और उनके लिए आप क्या काम करते हैं? देखिए, हमारी संस्था में टोटल 400 बच्चे हैं और जो 400 बच्चे हमारे अलग अलग दिल्ली में स्लम्स एरिया है, 4 स्लम एरिया है, वहाँ के टोटल बच्चे 400 हैं। उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं, कपड़ों का अरेंज करते हैं, कभी कभी खाने पीने का अरेंज करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सबको। इसके अलावा मैंने सुना है कि आप गुड टच बैड टच की वर्कशॉप भी देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि किस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर भी अलग अलग स्टेट्स में चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आए दिन छोटी बच्चियों के साथ रेप होते रहते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, कौन उसको टच कर सकता है, कौन उसको टच नहीं कर सकता। तो आनंद संस्था, हमारी टीम पूरी चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करती है। इसमें हम बच्चों को अलग अलग स्टेट्स में जाके बच्चों को बताते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और उनको हम बताते हैं कि अगर कोई उनको टच करता है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और कौन कौन उनको नहीं छू सकता है। ये सब हम उनको बताते हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने गुड टच बैड टच की वर्कशॉप दी है। ओके, सो वुमेन्स के साथ जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट होता है उसके लिए भी मैंने सुना है कि आप काफ़ी काम करते हैं, तो उसमें आपने काफ़ी अचीवमेंट्स भी ले रखे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए प्लीज़। देखिए, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय जिस कंपनी में होंगे वहाँ पे कमेटी बननी है, वुमेन हरासमेंट की कमेटी होती है और उसमें एक मेंबर एनजीओ का होना उसमें ज़रूरी होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भी, आपके कोई ऑफिस है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे आप एक कमेटी बनाइएगा, वहाँ पे हरासमेंट की पूरी टीम बनाइएगा। उसमें एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं उसमें से, और एक मेंबर आप अपने एनजीओ का किसी भी अलग एनजीओ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फीमेल्स हैं, फीमेल स्टाफ है, तो अगर उनके साथ कभी भी कुछ हरासमेंट होता है तो वो कमेटी उनके लिए काम करेगी। ऐसे ही मैं 3-4 कमेटी की मेंबर हूँ, यूनिवर्सिटी की 2-3 यूनिवर्सिटी की मेंबर हूँ। जहाँ पे कभी भी हरासमेंट होता है तो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी हेल्प की जाती है। ओके, सो मेरे जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो आपके साथ सोशल वर्क करते हैं, राइट? और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका, जैसे अगर मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, मान लीजिए अगर मुझे आपके साथ सोशल वर्क करना है लेकिन मुझे अपना एक एनजीओ खोलना है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एनजीओ आप सोशल वर्क क्यों करना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है कि लोगों की हेल्प करना। सबसे पहले आपको अपने आप से ये क्वेश्चन का आंसर समझना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको एनजीओ स्टार्ट करना है या आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, आपको सबसे पहले आपसे ही सवाल करना है। फिर जब आप अगर सवाल कर लेते हैं, अगर आपका लिस्ट में आता है कि हाँ मुझे केवल समाज सेवा करनी है, तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप एनजीओ स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि एनजीओ जब भी आप स्टार्ट करते हैं और आपका मन है केवल सोशल वर्क करने का, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सरकार की उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस बनाई हुई है, रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें आप फंस के रह जाएंगे। बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाने, आपको वो डॉक्यूमेंट्स बनाने, फंस के रह जाएंगे। अगर केवल आपको समाज सेवा करनी है तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जहाँ पे आप मिलके समाज सेवा कर सकते हैं। आप पहले अच्छे से उस एनजीओ के बारे में जानिएगा, उनके फाउंडर के बारे में जानिएगा कि फाउंडर फील्ड पे वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये जानेगा कि कितने साल से वो एनजीओ में काम कर रहे हैं, कितने साल उस एनजीओ को हो गया। आप पूरा वो देखिएगा कि
एनजीओ ठीक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से कि फ्रॉड एनजीओ हो सकता है, कैसे पहचान करें। तो एक ही पहचान है, आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, खुद अपनी आंखों से देखिए कि वो कैसे काम करते हैं, फाउंडर से मिलिए कि उनके फाउंडर कौन है, उनसे मिलिए, और काफ़ी सारे नेट पे वो प्रोफाइल होती है लोगों की, उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एनजीओ फेक है या कैसा है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको सोशल वर्क करना है तो आप बिल्कुल भी एनजीओ स्टार्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। आप किसी एनजीओ से जुड़िए, और आपको जो भी मतलब खाना खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा कोई एनजीओ सर्च कीजिए, उनसे ज्वाइन कीजिए। और अगर आप वही एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एनजीओ में बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको हर साल ऑडिट करवाना है, बैलेंस शीट बनवानी है, गवर्नमेंट में पेपर सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब आपका हर साल मतलब आपके 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे इसमें। आपको पूरा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उसमें, बहुत ही मत्था-पच्ची जिसे बोलते हैं वो सब है, बहुत रूल्स हो गए हैं। लोगों को लगता है कि 3 साल होते ही सरकार फंड देने लगती है, बट सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ऐसे फंड नहीं देती है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट बहुत फंड देती है गवर्नमेंट को, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं 10 साल से एनजीओ चला रही हूँ और मुझे गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती है। मदद मिलती है आप जैसे आम लोग जो है वो हमारी सपोर्ट करते हैं, कभी कोई फंड देता है हमें, कोई कपड़े प्रोवाइड करता है, अगर डॉक्टर है तो वो खुद आता है बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी के पास राशन की शॉप है तो हमें राशन प्रोवाइड कर देते हैं। हम केवल ऐसे काम करते हैं। और अगर आपको ये बार बार लगता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि सरकार फंड देती है, फंड ज़रूर देती है, बट उससे पहले आपसे हज़ारों पेपर मांगेगी, जिसमें आपको सालों साल लग जाएंगे, पेपर तैयार करने में आपको सालों साल लग जाएंगे। सेकेंड, बीच के जो लोग बैठे होते हैं वो आपको ये बोलते हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए दिलाएंगे, आप 5 लाख रुपए लीजिए, पहले आप हमें 2 लाख दीजिए, हम 3 लाख आपको देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वही ब्लैक वाइट, आप समझ सकते हैं ब्लैक वाइट क्या होता है, वो करने के लिए ऑफर देते हैं। कुछ बोलते हैं कि हम आपके अकाउंट में 1 करोड़ देंगे और आप हमें 80 लाख वापस कर दीजिएगा, 20 लाख का आप काम चलाइएगा। वही ब्लैक टू वाइट, बहुत सारे पैसे मांगते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल यही एडवाइस दूंगी, अगर आपको वाकई में सोशल वर्क करना है तो किसी संस्था से जुड़िए, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अगर आप संस्था चलाते हैं, यानी कि अगर आप एनजीओ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंशन होगी कि आप फंड कहाँ से लाएंगे। लोग फंड नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से लोग फंड देते हैं, सरकार बहुत मुश्किल से फंड देती है। तो आपको एक हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि आपको कोई इवेंट करना है तो आपको फंड चाहिए। तो संस्था में ये टेंशन रहेगी ही रहेगी हमेशा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले आपको पकड़ लिया जाएगा कि आपने ये नहीं किया, हज़ारों लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो संस्था बेकार है चलाना, मैं अगर बोलूँ तो, क्योंकि मैं खुद संस्था चला रही हूँ, कितनी प्रॉब्लम से मुझे फेस करनी पड़ती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड, बेस्ट है आपके लिए, आप किसी संस्था से जुड़िए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप वहाँ पे अपने टाइम के अनुसार जाइए, आपके पास जब भी समय है आप मदद के लिए जाइए। आपको फंड की टेंशन नहीं है कि आपको वहाँ पे फंड देना है, नहीं, आप अपना वहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए, आप वहाँ पे भी सेवा कर सकते हैं। अच्छा, जो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में आपने बताया कि वर्कशॉप्स देते हैं, तो क्या आप सिर्फ बच्चों को देते हैं या क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी इसके बारे में जानना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल बच्चों के पेरेंट्स को भी देती हूँ, मैं पूरी वर्कशॉप करती हूँ, सेमिनार करती हूँ, उसमें बच्चों को भी बुलाती हूँ, पेरेंट्स को भी बुलाती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये केवल बच्चों का अवेयर करने का ही नहीं है, इसमें माता पिता को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता ही जागरूक हो जाएंगे तो खुद ही अपने बच्चों को बता देंगे चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, गुड टच बैड टच क्या होता है, वो खुद ही बता देंगे अपने घर में। हमारे समाज में क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चों से खुल के ही बात नहीं करते हैं, उनको नहीं बताते हैं कि क्या होता है गुड टच, कौन से उनके पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स के बारे में उनसे बात नहीं करते हैं। बाकायदा गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं तो मम्मा ये बोलती थी कि पापा को मत बताना, बड़े भाई को मत बताना। क्यों नहीं बताना? भाई को भी तो पता होना चाहिए कि बहन को क्या प्रॉब्लम चल रही है, कल को उसकी भी शादी होगी, उसकी भी बेटी होगी, तो वो कहाँ से बताएगी? उसको खुद नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे बताएगा अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को? तो माता पिता को जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है। जब वो जान जाएंगे, अगर मान लीजिए उनकी बच्ची के साथ होता है तो उनको पता होगा कि उसमें क्या एक्शन उनको लेना है। जब पेरेंट्स को ही नहीं पता हो कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है तो वो क्या ही एक्शन लेंगे। जिसमें वो बच्ची अगर आके पेरेंट्स को बताती है कि मम्मा मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, बदतमीज़ी हुई है, तो मम्मा उसको चुप करा देती है कि चुप, तुम्हारी गलती होगी। ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स का ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, गुड टच बैड टच क्या है। जब तक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को किसी पड़ोस के अंकल के पास छोड़ जाते हैं कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखिए। पर उस 1 घंटे में उन्हें क्या पता कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा, उस टाइम वो क्या फेस कर रही होगी। तो माता पिता का जानना जरूरी है कि आपको किसी पे यकीन नहीं करना अपने अलावा के।
बच्चों को भी ये समझाना है कि आपको केवल जो आप सेफ है केवल घर में सेफ है, सेफ और उसके अलावा कहीं सेफ नहीं है। ना अपने चाचा के साथ सेफ है, ना नाना के साथ, ना नानी के साथ, दादा दादी किसी के साथ सेफ नहीं है, केवल माता पिता के साथ सेफ है। तो अपने बच्चों को हमेशा ये जरूर बताएं कि क्या होता है गिफ्ट, क्या होता है बेटा। ओके, सो फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन, एक सोशल वर्कर की जिंदगी में कितने तनाव होते हैं जो उसे ऋषिकेश आकर अपनी तनाव दूर करने होते हैं? आई मीन टू से कि कितना जरूरी है आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। देखिए, हम एक सोशल वर्कर है, हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है, हमारे को भी बहुत इच्छाएं होती है कि हम घूमें फिरें, शॉर्ट्स पहने, बहुत इच्छा होती है कि इस तरह के कपड़े पहने, क्लब्स में जाए। पर्सनल, वो हमारी पर्सनल इच्छा है। हम हट के सोशल वर्क करते हैं, स्कूल में काम करते हैं। आज मैं ऋषिकेश आई हूँ क्योंकि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे लगता है कि सबसे रिलैक्स, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं अपने काम को लेके और आपको रिलैक्स होना है तो ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप आराम से गंगा जी के पास आके बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ पे। मेरी को घूमना बहुत पसंद है और मैं हमेशा घूमती रहती हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं ही खुश नहीं होंगी तो मैं किसी को खुशियाँ नहीं दे सकती, चाहे वो बच्चा हो, अपने पेरेंट्स हो, फैमिली हो, मैं किसी को खुश नहीं रह सकती। तो मैं सबसे पहले खुद पे ध्यान देती हूँ, खुद की खुशियों पे ध्यान देती हूँ। मुझे घूमने का शौक है तो मैं घूमती बहुत हूँ। घूमने के बाद मैं यहाँ से दिल्ली वापस जाऊँगी, उतने ही एनर्जी से मैं काम करूँगी। जब मैं रिलैक्स होके जाती हूँ एकदम जोश में मैं काम करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स होके जाऊँगी। तो मेरा मानना है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए और मैं अच्छे से करती हूँ और करती रहूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे।